हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी अभी तक पढ़ लिया था कि फोर्स क्या होता है। बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा था, इनर्शिया क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखे थे, और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि मोमेंटम क्या होता है। आज हम लोग बाकी के टॉपिक्स जो हैं, जैसे कि मोमेंटम के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वो क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन और भी रिमेनिंग टॉपिक्स जो हैं वो सारे के सारे कवर करने वाले हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो पहली चीज़ पढ़ी थी वो ये पढ़ा था कि फोर्स क्या होता है ना। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों ने फोर्स डिराइव किया था। फोर्स की यूनिट क्या थी? फोर्स की यूनिट तो आपको पता चल गया होगा कि फोर्स की यूनिट थी न्यूटन। इसको बोलते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो है ये पॉपुलर स्टैंडर्ड है, पूरी दुनिया ज़्यादातर यही फॉलो करती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग न्यूटन। एसआई यूनिट है, लेकिन इसकी एक और यूनिट है जिसको बोलते हैं सीजीएस यूनिट। ये ओल्ड कन्वेंशन है। सीजीएस में सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड। जब आप 11th क्लास में जाओगे तो इस यूनिट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ोगे। बेसिकली कन्वर्जन, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं तो आप बोलोगे 1000 ग्राम होते हैं। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, जवाब होगा 100 सेंटीमीटर। उसी तरीके से एक न्यूटन में सीजीएस यूनिट वाला क्या होता है, तो सीजीएस यूनिट में न्यूटन के बदले हम लोग लिखते हैं डाइन। कितना लिखते हैं? डाइन लिखते हैं। ये है इसकी सीजीएस यूनिट। ये कौन सी यूनिट है? इसकी एसआई यूनिट है। और एक न्यूटन कितने के बराबर होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था न्यूटन एसआई यूनिट है, जिसको बोलते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1 केजी जो है वो 10⁻³ ग्राम के बराबर होता है। 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर के बराबर होता है। देयरफॉर अगर हम लिखना चाहें तो 1 न्यूटन को कैसे लिख सकते हैं? 10⁻³ ग्राम 10⁻² सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। बिकॉज देखो सेकंड तो दोनों यूनिट में एक ही है, ऐसा यूनिट में होता है। इसको एमकेएस सिस्टम बोलते हैं, एमकेएस सिस्टम, जहाँ पे एम का मतलब क्या होता है? एम का मतलब होता है हमारे पास मीटर, के का मतलब किलोग्राम और एस का मतलब सेकंड। तो तीनों यूनिट आप खुद देख लो जरा यहाँ पे ध्यान से। यहाँ मीटर तो यहाँ पे क्या? सेंटीमीटर। यहाँ किलोग्राम तो यहाँ पे क्या? ग्राम। और सेकंड तो यहाँ पर भी सेकंड ही है। तो बेसिकली यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि दो यूनिट जो है डिफरेंट है, एक यूनिट सेकंड, वो दोनों में सेम है। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो यहाँ से मिल गया हमको। 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ऐसे ग्राम जीएम नहीं लिखते, केवल जी लिखते हैं, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा यहाँ से? आप बोल दोगे 10⁵ डाइन आएगा। तो 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है? 1 न्यूटन 10⁵ डाइन्स के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ओके। तो आपको फोर्स के बारे में यहाँ पे समझ में आ गया। अब अगली चीज़ जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, यूनिट थी ये बेसिकली। अगली चीज़ जो हम लोग देखने वाले हैं वो है इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? अचानक से जब भी आप अगर मान लो फॉर एग्जांपल अचानक से बॉल आई आपके सामने, आप क्रिकेट खेल रहे हो और बॉल आई आपके सामने और आपने अचानक से बॉल को कैच किया एकदम से, तो आपके हाथ में जोर से बॉल लगती है ना, उसी को बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स का बेसिकली मतलब होता है फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या फिर आप इसको बोल सकते हो सडन चेंज इन मोमेंटम। जो चेंज होता है ना मोमेंटम के अंदर का, उसी को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। इसके दो फॉर्मूले हैं, दोनों एक जैसे ही हैं। एक फॉर्मूला तो है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और दूसरा फॉर्मूला यहीं से डिराइव होकर आ जाएगा, लेकिन मैं उसको बताऊंगा नहीं। यहाँ से हम देखते हैं आया कैसे। देखो, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये आपने बोला कि इम्पल्स का फॉर्मूला होता है, फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और इसका जो प्रोडक्ट होता है फोर्स और टाइम का, उसको हम लोग इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई बोलेगा कि इसकी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट, तो आपका जवाब हो जाएगा न्यूटन सेकेंड। सही बात है। अब जरा इस न्यूटन को थोड़ा सा तोड़ के अगर लिखें तो हमको पता है न्यूटन किसके बराबर होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर, और 1 सेकंड यहाँ पे दे ही रखा है। अब आप खुद ध्यान से देखो, ये वाला सेकंड इससे कट गया तो आपको क्या मिलेगा? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, है ना। क्या मिलेगा? 1 सेकंड को सेकंड से काटा, आंसर आया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड आपको पता है किसकी यूनिट थी? मोमेंटम की यूनिट थी। किसकी यूनिट थी ये? मोमेंटम की। तो बेसिकली इम्पल्स क्या है? मोमेंटम के बराबर ही तो हुआ ना, तो इसकी ये यूनिट क्या है? सेम एज यूनिट ऑफ मोमेंटम। और इसी से एक और फॉर्मूला बन गया, वो ये बन गया कि इम्पल्स का मतलब होता है डेल्टा पी, ठीक है, चेंज इन मोमेंटम। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एम वी टू
माइनस V1, और कई लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं MV माइनस MU। V2 का मतलब फाइनल वेलोसिटी, V1 का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। इसके लिए एक और सिंबल है V और U, तो हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा मास क्या है, कांस्टेंट है, मास नहीं बदला है, ठीक है। तो उस केस में ये आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है, करेक्ट। कई स्टूडेंट्स में से पूछते हैं कि सर अगर मास बदल रहा होगा तो क्या होगा, तो उस केस में हम लोग डेल्टा P ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसके लिए हमको ना कैलकुलस वगैरह आनी चाहिए, जो हम लोग आगे चल के 11th क्लास में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, ठीक है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, बेसिकली हम लोग कैलकुलस के अंदर रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करते हैं, तो वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो आई होप इम्पल्स आपको समझ में आ गया होगा। लाइक फोर्स, इम्पल्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इम्पल्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और होना भी तो चाहिए ना, मोमेंटम के बराबर ही तो है वो। अगर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होगा तो इम्पल्स वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इम्पल्स के बारे में आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इसी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे क्वेश्चन आप कभी कभी ऐसा बोल देते हैं कि वाई ड्यूरिंग अ क्रिकेट, जो कैच करने वाला बंदा होता है, जो बॉल को कैच करता है, वो अपने हाथों को कैच करते वक्त पीछे क्यों लेके जाता है, तो इसका आंसर है कि टू रिड्यूस द इम्पल्स, है ना। तो हम मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन है वाई ड्यूरिंग क्रिकेट मैच अ कैचर, अगर ये सही टर्म है तो जो बॉल को कैच कर रहा है बेसिकली, अ कैचर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड्स, तो क्या आंसर होगा इसका, वो क्यों अपने हैंड को बैकवर्ड मूव करता है वाइल कैचिंग द बॉल, है ना। ऐसे थोड़ी ना कि अपने आप ही कर लेगा, वाइल कैचिंग द बॉल। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है टू रिड्यूस इम्पल्स। बेसिकली अगर आप टाइम को बढ़ा दोगे ना तो इम्पैक्ट आपका, यानी कि जो आपके ऊपर जो झटका लगने वाला है, फोर्स लगने वाला, वो कम हो जाएगा, विच इम्प्लाइज कि फोर्स कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उस इम्पैक्ट को कम करने के लिए ये काम करते हैं। कई लोग कुशनिंग करते हैं, जैसे कई सारे मोटे मोटे आपने अपने ग्लव्स पहन रखे हैं, ग्लव्स के अंदर फोम लगा होता है, तो फोम भी बेसिकली क्या करता है, जब धक्का लगेगा तो फोम एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है। तो शॉक अब्जॉर्बर का बेसिकली रोल क्या होता है, इम्पल्स को रिड्यूस करने का होता है, ठीक है। शॉक अब्जॉर्बर, तो कहीं पे भी जहाँ पे भी फोर्स लग रही होगी वहाँ पे कहने का मतलब क्या हो गया कि वो शॉक अब्जॉर्बर किसके लिए काम कर रहा है, इम्पल्स को रिड्यूस करने का काम कर रहा है, ठीक है। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा, कोई दिक्कत रही नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, जिसका नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो देखते हैं। लेकिन उसको करने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, थर्ड लॉ ऑफ मोशन देख लेते हैं, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा हमको। ओके, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सबसे ईजीएस्ट है ये समझने में, पढ़ने में लेकिन उतना ही मुश्किल है समझने में। पढ़ने में तो बहुत ईजी है लेकिन समझने में थोड़ा सा मुश्किल है। तो मैं इस बात को समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला टर्म आप ध्यान दो यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया विच इम्प्लाइज कि एक्शन एंड रिएक्शन रहने देता हूँ, ऐसे लिखता हूँ, फोर्सेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, फोर्सेज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, यानी कि कभी भी आपको एक इंडिविजुअल फोर्स नहीं मिलने वाली है, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, ठीक है। दूसरी बात, बट दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, बट दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, बिकॉज इसी में कंफ्यूजन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो ये एक ब्लॉक है, आपने इस पे फोर्स लगाई F1, ठीक है, तो ये ब्लॉक भी आपके ऊपर फोर्स लगा देगा F2। ये ब्लॉक आगे की तरफ क्यों मूव कर रहा है, बिकॉज देखो फोर्स ऑन ब्लॉक क्या है, फोर्स ऑन ब्लॉक है F1, ठीक है, जो किसने लगाई, आपने लगाई, और फोर्स ऑन U क्या है, F2, जो किसने लगाई, ब्लॉक ने लगाई। तो थर्ड लॉ कहता है, फ्रॉम थर्ड लॉ कहता है कि भाई F1 और F2 दोनों के दोनों बराबर होंगे, F1 और F2 क्या होंगे, बराबर
होंगे। सही बात है यहाँ से तक? आई होप आपको समझ में आ गया यहाँ से तक कि F1 और F2 थर्ड लॉ कहता है कि अगर आपने किसी भी बॉडी को पुश किया जितनी फोर्स के साथ, तो वही फोर्स आपके ऊपर भी लगती है सारी की सारी। ठीक है, अब वो बॉडी क्यों मूव कर गई? बिकॉज देखो बॉडी के ऊपर केवल एक ही फोर्स लग रही है। नेट फोर्स क्या लग रही है बॉडी के ऊपर? F1 लग रही है, और नेट फोर्स आपके ऊपर क्या लग रही है? F2। दैट इज वाई आप भी मूव कर सकते हो और बॉडी भी मूव कर सकती है, लेकिन ओवरऑल ये पूरा सिस्टम मूव नहीं कर रहा है कभी भी। ठीक है, समझ में आई बात? ऐसे तो पूरा सिस्टम का मतलब क्या है? आप और वो ब्लॉक अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो जितना ब्लॉक आगे मूव कर रहा है उतना ही आप पीछे मूव करोगे। ठीक है, करेक्ट है यहाँ से यहाँ तक? तो ये था हमारा थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ने क्या बोला? थर्ड लॉ ने बोला टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जितना फोर्स आप आगे लगाओगे उतना ही फोर्स आपको पीछे की तरफ मिलेगा। इसके कई सारे विजिबल एग्जांपल्स हैं जो आप देख सकते हो, जैसे कि गन रिकॉइल्स, गन को झटका लगता है पीछे की तरफ, है ना, आफ्टर फायरिंग अ शॉट, ये हो सकता है। व्हेन अ पर्सन जंप्स आउट ऑफ अ बोट, जंप्स आउट ऑफ अ बोट, अगर कोई बंदा किसी बोट से कूदता है तो कूदने के बाद क्या होगा? बोट जो है विल टेंड टू मूव बैकवर्ड, है ना। जब पर्सन क्या करता है? आगे कूदता है, तो बोट क्या करती है? हल्का से पीछे जाती है। इसका रीज़न यही है कि वो पर्सन क्या करता है? अपने पैरों से, अपने टांगों से उसको, बोट को पीछे की तरफ धक्का देता है, तो बोट क्या करती है? उसको आगे धक्का देती है और फिर वो आगे चला जाता है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता है तो आप एक बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सिंपल एक्सपेरिमेंट क्या है? आप जो है ना कुर्सी पे बैठ जाओ, और कुर्सी पे बैठने के बाद अपने बिना हाथ का सहारा लिए आप उठने की कोशिश करो। ठीक है, आप पैरों को जमीन पे रखोगे तो होता क्या है? आपके पैर जो है जमीन को पुश करते हैं और जमीन आपको पुश करते हैं। दैट इज वाई आप उठ जाते हो। आप इसलिए कोशिश करना कि बिना जमीन पे पैर रखे अपने उठने की कोशिश करना। आपको उछलना पड़ेगा, और उछलने के लिए बेसिकली आप करोगे कि आप नीचे को दबाओगे अपने आप को चेयर के ऊपर, तो चेयर आपको एक रिएक्शन फोर्स देगी जिसकी वजह से आप उठ पाओगे। ठीक है, ये एक्टिविटी बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। बहुत बेसिक सी बात है यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली वेन एवर यू अप्लाई सम फोर्स ऑन समथिंग, आपको भी उल्टा उसका फोर्स मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, करेक्ट। और फोर्स दोनों की दोनों क्या होंगी? इक्वल होंगी। किसने बोला ये बोला है थर्ड लॉ ने, है ना। थर्ड लॉ ने क्या बोला? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे? ध्यान रखने ये वाली बात कि फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर एंड दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है, कोई चिंता वाली बात है नहीं इसकी यहाँ से तक। ठीक है, मैं प्रूव करके दिखाऊंगा अभी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उसके लिए हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे पहले फोकस करते हैं। नाउ व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फिर बाद में हम लोग जो तीनों के तीनों लॉज देखें एक बार इसको फिर से एनालाइज करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बेसिकली ये लॉ है। क्या है ये लॉ? ये देखते हैं हम लोग ध्यान से यहाँ पे। ये लॉ कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजर्व्ड, एक ही बात है। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ नेट फोर्स मोमेंटम ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कंजर्व्ड। इसको प्रूव करने के कई सारे तरीके हैं। मैं मेथड 1 से प्रूव करता हूँ, जिसको जनरल प्रूफ बोलते हैं। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा इस बात को। ठीक है, जनरल प्रूफ में क्या होता है? गिवन क्या है, आप ध्यान से नोटिस करो तो गिवन है कि फोर्स जो लग रही है वो 0 लग रही है ना। अब वी नो दैट, हमको क्या पता है? हमको पता है फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि भाई जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के। और यहाँ से हम लोगों ने देखा था कि के टाइम्स डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी के बराबर होता है, जहाँ पे के का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो आप डायरेक्टली क्या बोलते हो? आप डायरेक्टली बोलते हो कि भाई जो फोर्स होगी वो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होगी। अब एक बात बताओ, आप खुद ध्यान से सोच के, गिवन था आपको कि फोर्स 0 है ना, गिवन आपको फोर्स 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया? 0 इज इक्वल टू कितना? तो आप बोलोगे डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, विच एम्प्लाइज डेल्टा पी कितना हो गया? 0 हो गया। डेल्टा पी कितना हो गया? 0। और अगर डेल्टा पी 0 है, डेल्टा पी 0 है, इसका मतलब क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया।
और इसका मतलब हो गया कि फाइनल मोमेंटम किसके बराबर है, इनिशियल मोमेंटम के बराबर है, यानी कि नो चेंज, है ना। आपको समझ में आ गया। देखो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम दोनों के दोनों क्या आ गए, सेम टू सेम आ गए ना। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई चेंज हुआ ही नहीं है। ये सबसे बेस्ट डेरिवेशन है और बिल्कुल जनरल और इजी डेरिवेशन है, इसमें कुछ करना नहीं था। आपको क्या समझ में आया यहाँ से कि अगर फोर्स जीरो हो तो मोमेंटम क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बेसिक सी बात थी बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा यूज़फुल बात है ये। काफ़ी सारे क्वेश्चन इसके थ्रू सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, फिर इसका मेथड 2 भी दिखाऊंगा। एग्जांपल, मान लेते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि एक गन है, अ गन ऑफ मास 11 kg फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 0.25 kg। ठीक है, मान लेते हैं इतनी भारी बुलेट है। अ गन ऑफ मास 11 kg फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 0.25 kg विद अ वेलोसिटी of 250 मीटर पर सेकेंड। फाइंड रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। ठीक है, तो कैसे आंसर आएगा इसका, ध्यान से देखो। तो गन जो है उसने क्या करा, उसने जो है ना गोली छोड़ी, और गोली जो है वो कितनी स्पीड से गई है, 250 मीटर पर सेकेंड स्पीड से गई है बुलेट। ठीक है, और उसका मास कितना है बुलेट का, 0.25 kg, और गन का मास कितना है, 11 kg है। तो अब होगा क्या, जितना फोर्स बाय गन ऑन बुलेट मस्ट बी इक्वल टू फोर्स बाय बुलेट ऑन गन, विच एम्प्लाइज नेट फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ बुलेट प्लस गन। अगर मैं इन दोनों को एक चीज मान लूं, बुलेट प्लस गन, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। विच एम्प्लाइज मोमेंटम क्या है यहाँ पे, कंजर्व्ड है। मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है। क्यों, क्योंकि नेट फोर्स लग रही है 0, तो इसलिए मैं क्या कर दूंगा, मैं ये लिख दूंगा लाइन यहाँ पे, मोमेंटम कितना होगा, देखो मोमेंटम है ना, इनिशियल मोमेंटम बोलते हैं इसको। इनिशियल मोमेंटम जिसको हम लोग PI से डिनोट करते हैं, वो कितने के बराबर हो जाएगा, तो आप बोलोगे मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, फाइनल मोमेंटम कितने के बराबर हो जाएगा, तो अगेन वही सेम चीज, PF मास ऑफ बुलेट। एक काम करते हैं, इसको U से डिनोट करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इनिशियल पता चल जाएगा ना, इससे इनिशियल है ये, इनिशियल। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या, फाइनल वेलोसिटी, और ये भी फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, अब हमको पता है सिंस PI जो है वो PF के बराबर है, तो इसका मतलब मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इनिशियल वाली, मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन इनिशियल वाली, मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ बुलेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मास ऑफ गन फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन। अब यहाँ पर जो आपको क्या ध्यान देना है वो समझना है आपको। देखो, जब गोली चली ही नहीं थी, बिफोर फायरिंग, है ना, बिफोर फायरिंग वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो थी वो कितनी होगी, जब गोली चली ही नहीं है तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट भी 0 होगी और वेलोसिटी ऑफ गन भी 0 होगा। तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि जो इनिशियल मोमेंटम था वो 0 था। इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0। तो यानी कि अगर मैं ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो आप बोलोगे कि भाई 0 इज इक्वल टू MB/VB प्लस MG/VG। ठीक है, आप डायरेक्टली ये लाइन लिख सकते हो अपने आंसर के अंदर। ये मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए, ढंग से समझाने के लिए मैंने किया था ये वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ से आप नोटिस करोगे तो क्या हो गया, MB/VB इक्वल टू MG/VG। अब हमसे बोल रहा है कि भाई वेलोसिटी ऑफ गन बताओ, तो वेलोसिटी ऑफ गन का देखो यहाँ से फॉर्मूला कितना आ जाएगा, MB/VB अपॉन MG। मास ऑफ बुलेट कितना था, 0.25। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना था, 250। मास ऑफ गन कितना है, 11। तो आंसर हो जाएगा आपके पास सीधा यहाँ से कितना, ये देखो ये गया इधर को 100, एक 0 इधर से कट गया, आ जाएगा 62.5 डिवाइडेड बाय 11, है ना। 25 इंटू 25 होता 625, 625 डिवाइडेड बाय 11, और 10 था तो मैंने 62.5 लिख दिया। ये हो गया हमारे पास। ये नेगेटिव साइन का मतलब है बैकवर्ड, यानी कि अगर बुलेट जा रही है राइट को तो वेलोसिटी ऑफ गन कहाँ पे होगी, लेफ्ट साइड को, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ
बुलेट, ठीक है। तो 62.5 अपॉन 11 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया हमारे पास, आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में यहाँ तक आ गया हो, कोई चिंता रही नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो क्या किया बेसिकली हमने यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया, और मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया कि शुरुआत कैसे करनी है। आप चाहो तो डायरेक्टली ये लाइन लिख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, डायरेक्टली यहीं से शुरू कर सकते हो आप, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी थी कि कैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ चीज़ों को लेते हुए, वो मैंने दिखाया यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, कोई चिंता रही नहीं होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये था बेसिक एग्जाम्पल कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अब आते हैं मेथड नंबर 2 पर, किसको प्रूव करने का। मेथड नंबर 2, इसको बोलते हैं हम लोग प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। Proof of conservation of momentum with example of collision between two balls, ठीक है। collision between क्या, टू बॉल्स, उसके बारे में है ये प्रूफ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विद एग्जांपल ऑफ कोलिजन बिटवीन टू बॉल्स। हम लोग वो देखने वाले। कोलिजन क्या होता है आगे चल के जब वर्क एनर्जी पावर आपको पढ़ाऊंगा मैं तब ढंग से बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मैं बता देता हूँ। कोलिजन का मतलब बस बेसिकली आपको पता ही है, कोलिजन का मतलब होगा कि जब एक बॉडी के रास्ते में दूसरी बॉडी आ जाए तो वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग कोलिजन। तो बेसिकली कोलिजन का मतलब क्या है, इंटरैक्शन ऑफ टू बॉडीज व्हेन दे कोइंसाइड विद देयर पाथ ऑफ मूवमेंट। अगर दोनों का पाथ ऑफ मूवमेंट सेम हो और सेम टाइम मैच कर जाए तभी तो टक्कर मारेंगे। एक बॉडी 4 बजे आती है पेड़ के पास, दूसरी बॉडी 7 बजे आती है, तो दोनों टकरा कैसे जाएंगे, नहीं टकराने वाले ना किसी भी हाल में। तो टाइम मैच करना चाहिए, लोकेशन मैच करनी चाहिए, कोलिजन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इस आइडिया को लेके प्रूफ करने वाले हैं कि क्या होता है, ठीक है। इसके लिए आप क्या करो, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं बता रहा हूँ बस ऐसे ही लिखते चले जाना, समझते चले जाना। तो हम लिखेंगे सबसे पहले, कंसीडर टू बॉल्स ऑफ मास m1 and m2 moving in same direction with velocity, कौन सी वाली वेलोसिटी है, इनिशियल वाली, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड u2 सच दैट u1 ग्रेटर देन है u2 से। क्या है, u1 ग्रेटर देन u2 एज शोन। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये पहली बॉडी है m1 मास की जिसकी वेलोसिटी कितनी u1 है, ये दूसरी बॉडी m2 मास की जिसकी वेलोसिटी कितनी है u2। अब u1 अगर बड़ा होगा तभी तो टक्कर मारेगा, अगर u1 की स्पीड छोटी होगी तो कभी वो पहुंचा पाएगा u2 तक, नहीं पहुंच पाएगा ना m2 तक, दैट इज वो टक्कर लगेगी नहीं, ठीक है। अब हुआ क्या, अब यहां पे बोलो सपोज दे कोलाइड एट सम पर्टिकुलर टाइम, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे टक्कर मार जाते हैं यहाँ से, ठीक है। अब टक्कर मारेंगे तो क्या होगा उस केस में, यहाँ दिखा देता हूँ मैं इसको। अब इन्होंने टक्कर मारी, दोनों के दोनों क्या हो गए, पास में है, ठीक है। इस तरीके से ये अंदर घुस नहीं गया, यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम गंदा सा बना दिया मैंने, मैं साफ ही बना देता हूँ। यहाँ पे ये दूसरी वाली बॉडी है, ये m1 है, ये m2 है, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे ये जो बॉडी है सेकंड वाली है, इसके ऊपर फोर्स लगाएगी तो इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं 1,2 और इसको मैं लिख देता हूँ 2,1। F1,2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। 2,1 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ठीक है। बेसिक सी बात है यहाँ से तक। दोनों के दोनों जब एक दूसरे टकराएंगे तो फोर्स तो लगाएंगे ही ना। इस फोर्स की वजह से क्या हुआ, इनकी वेलोसिटी चेंज हो गई। ड्यू टू दिस कोलिजन वेलोसिटी क्या कर गई इनकी, मान लेते हैं चेंज कर गई v1 एंड v2 पे, फिर से वही सेम चीज एज शोन। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि इसकी वेलोसिटी होगी v1, टक्कर मारी इसने, ये आगे जाना, इसने देखो m2 ने टक्कर मारी m1 पे और टक्कर मारने के बाद वापस वो राइट को चला गया और m1 भी अपने रास्ते पर ही जा रहा है अभी भी v2, ठीक है। कुछ भी केसेस पॉसिबल हो सकते हैं, क्या पता m1 लेफ्ट को चला जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता उस बात से। हम लोग बस v1 और v2 कंसिडर कर रहे हैं। हमने मान लिया कि एक केस ले लेते जहाँ पे राइट को जा रहा है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके अंदर डायरेक्शन वगैरह सब इनबिल्ट है, तो अगर आप इसको नेगेटिव लोगे तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं यहाँ पे, ठीक है। ये इसकी आगे क्या फाइनल
वेलोसिटी आ गई। अब ध्यान से देखते हैं, हम लोगों ने पूरे सिचुएशन को सेटअप कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। दो बॉडीज थी, मास था m1 m2, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, u1 की वैल्यू बड़ी थी u2 से, इसलिए वो टक्कर मार गए। जब टक्कर मारा तो f1, 2 लगा और 2, 1 लगा। अब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, हम लोगों ने दोनों की दोनों बातें यहाँ से देख डाली। उसके बाद हम लोगों ने क्या बोला भाई, कोलिजन की वजह से क्या हुआ, वेलोसिटी जो बदल गई अब वो कितनी हो गई, v1 एंड v2 हो गई। ठीक है, अब एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, बड़ा बेसिक तरीके से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे वो क्या था हमारे पास, देखो भाई, बिफोर कोलिजन, टक्कर लगने से पहले जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम, इसका प्लूरल वैसे बोलते हैं मोमेंटा, इसका अगर प्लूरल बताओगे तो मोमेंटा बोलोगे उसको। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज कितना हो जाएगा, तो देखो आप, फर्स्ट वाली बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है ना, फर्स्ट वाली बॉडी का इनिशियल मोमेंटम निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा m1u1, और सेकंड वाली बॉडी का कितना हो जाएगा, m2u2, है ना। ये टोटल सम निकाल दिया मैंने यहाँ से तक। ये किसका है, फर्स्ट वाले का, ये किसका, सेकंड वाले का, आपको दिख ही रहा होगा लेबलिंग से, है ना, 2 लगा रखा है, 1 लगा रखा है। ये इनिशियल मोमेंटम है टकराने से पहले का। ठीक है, अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा जब टक्कर मार दी, तो आफ्टर कोलिजन क्या हो गया, आफ्टर कोलिजन तो आंसर हो जाएगा pf, जो हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2, है ना। सही बात है यहाँ से तक, आफ्टर कोलिजन हो गया इतना, यहाँ से तक कोई चिंता वाली बात नहीं है ना। अब आप ध्यान से नोटिस करो, हम लोगों को क्या पता है, अब हम लोगों को पता है, ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये कितना होगा, ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 एंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ओके, तो हमको पता है अगर फोर्स निकालने वाले हो 1 पर 2 की वजह से, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मैं दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे एक बार, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, मास ऑफ 1। सही बात है कि नहीं, क्योंकि 1 पे फोर्स निकाल रहे हो तो मास ऑफ 1, और उसके बाद चेंज इन वेलोसिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यही तो बोलोगे आप। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो आपका जवाब हो जाएगा v1 माइनस u1 अपॉन टी, ये हो जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। सही बात है, यहां से तक कोई चिंता नहीं है। सिमिलरली अगर मुझे निकालना हो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो आपका आंसर हो जाएगा मास ऑफ 2 इंटू में उसका चेंज, तो v2 माइनस u2 अपॉन टी। सही बात है कि नहीं, यहाँ से तक इतनी सी बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अब आपको क्या पता है, आपको पता है फ्रॉम द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको ये बात पता है यहाँ पे कि भाई f1, 2 मस्ट बी इक्वल टू f2, 1। सही बात है कि नहीं है, f1, 2 क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए 2, 1 के, और प्लस इन दोनों के डायरेक्शन क्या एक दूसरे की उल्टी है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि नेट फोर्स 0 होती है। नेट फोर्स कितनी होगी, 0, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1, 2 प्लस 2, 1 का सम हो जाएगा 0, और इसी को आप देखो ध्यान से, अगर ऐसे लिखोगे तो माइनस साइन राइट साइड को आ जाएगा ना, अगर आप इसको 2, 1 को राइट साइड भेजोगे यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने वही लाइन लिखी है, नेट फोर्स कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि भाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या पढ़ा है हम लोगों ने, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा है कि ओवरऑल सिस्टम के ऊपर जो नेट फोर्स लगती है वो तो 0 लगती है, बॉडी के ऊपर तो इक्वल एंड अपोजिट लगेगी, लेकिन ओवरऑल नेट फोर्स सिस्टम पे कितनी लगेगी, 0 लगेगी। तो 0 लगेगी तो 1, 2 मस्ट बी इक्वल टू माइनस 2, 1। मतलब क्या इस बात का, देखो आप दो बॉल जब जा रही थी तो अपने आप टक्कर मारा है उन्होंने, हमने नहीं टकरवाया उनको, हमने किसी बॉल को जोर से धक्का नहीं दे दिया कि वो जाके टकरा जाए दूसरी वाली से। अगर मैं अपने हाथों में पकड़ के एक बॉल को ले जाऊं, दूसरी बॉल से टक्कर मार दूं, तो उस केस में आप ये नहीं बोलोगे कि नेट फोर्स 0 है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो उस फोर्स के लिए, है ना। लेकिन इस वाले केस में क्या हुआ, बाहर से किसी ने कोई धक्का नहीं दिया, अपने आप ये बॉल्स गई थी और टक्कर मार गई एक दूसरे को, इसलिए नेट फोर्स जो होगी वो 0 हो जाएगी। और फोर्स क्या रहती है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन से भी पता है आपको, इक्वल एंड अपोजिट होती है, तो वही वाली लाइन मैंने यहाँ पे लिख डाली। अब आपको कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज पुट करने। तो फोर्स ऑन 1 का मतलब क्या हो गया, तो ये बोलोगे आप। फोर्स ऑन 2 का मतलब क्या हो गया, तो ये बोलोगे आप, है ना। अब देखो ध्यान से खुद यहाँ से, तो ये वाला टी गए कट, बचेगा क्या आपके पास यहाँ पे, m1v1 माइनस m1u1 इक्वल टू m2v2 माइनस m2u2। अगर मैं 1 को एक तरफ और ये v वाला u वाला एक तरफ कर दूँ, तो यहाँ से आप कुछ नोटिस कर रहे हो कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक, कुछ ध्यान से देखो। तो m1v1 हमारे पास ये वाली लाइन आ रही है, सॉरी नेगेटिव साइन भी लगा दूँ मैं पहले एक बार, यहाँ पे नेगेटिव साइन, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, है ना। अब मैं इसको इधर भेजूंगा
तो ये m2v2 हो जाएगा, इसको इधर भेजूंगा तो m1u1 प्लस m2u2 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से, है ना। कुछ नहीं किया मैंने, बस अलजेब्रा लगाइए सिंपल सी, माइनस साइन को अंदर भेजा, ये प्लस साइन हो जाएगा, यहाँ से आता कन्वर्ट हो गया और बस खत्म कहानी। अब आप ध्यान से नोटिस करो, इसी को हम लोग फाइनल मोमेंटम बोल रहे थे और इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इनिशियल मोमेंटम, और दोनों के दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए। दस फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, है ना। विच इम्प्लाइज मोमेंटम इज कंजर्व्ड, विच इम्प्लाइज क्या मतलब हुआ इसका कि मोमेंटम क्या रहा, कंजर्व्ड रहा या कांस्टेंट रहा इन द एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स। आई होप आपको इतनी सी बात यहाँ पे समझ में आ गई होगी। डेरिवेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कूल के एग्जाम में, टेस्ट वगैरह में आती रहती है बार बार, तो इसलिए आप इसको जरूर याद रखिए कि मैंने कैसे किया। यहाँ पे बिल्कुल सरल भाषा में, कोई इजी लैंग्वेज मैंने समझाया, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ इंपॉर्टेंट। वैसे बढ़िया तरीका तो ये वाला प्रूफ का है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे किया है, ये सबसे बेस्ट मेथड है, पर पता नहीं क्यों स्कूल में जो है ना ये करने नहीं देते बच्चों को। करोगे भी तो मार्क्स काट लिए जाएंगे आपके, तो इसलिए आप एक काम करना है, स्पेसिफिकली उस तरीके से कर देना। अगर एग्जाम में ये गिवन है कि भाई प्रूव करो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विद एग्जांपल ऑफ कोलिजन बिटवीन द टू बॉल्स, तो डेफिनेटली आपको ऐसे ही करना पड़ेगा ना, कोई और तरीका तो आपके पास होगा नहीं यहाँ पे करने को। ठीक है, समझ में आ गई बात। यहाँ से तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे स्पेलिंग डबल एस नहीं, एक ऐसा आता है, ये कोलिजन होता है ये। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख लिया क्या होता है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल भी देख लिया था हम लोगों ने क्या होता है, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी हम लोगों ने देख लिया। ओवरऑल अब देखा जाए तो चैप्टर तो ये खत्म हो चुका है, लेकिन मैं कुछ और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पार्ट 3 में बताने वाला हूँ। अगर आपका गोल केवल क्लास 9th का पढ़ने का है, आगे कुछ नहीं देखना है, इसके अलावा एडवांस बातें नहीं देखनी है आपको, तो आपका सिलेबस हो गया इस वीडियो के साथ खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो जो आपको देखनी होगी वो देखनी होगी न्यूमेरिकल्स वाली, क्वेश्चंस वाली, जिसमें मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, एग्जाम्पलर के सॉल्व करूंगा और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका गोल है कि भाई जी मुझे जेईई मेंस की तैयारी करनी है आगे चल के फ्यूचर में, या 11th 12th का मुझे और अच्छे से समझ में आ जाए, आपको साइंस लेनी है आगे चल के, नॉन मेडिकल या मेडिकल, तो उसके लिए फिर आपको थर्ड वाली जो वीडियो बनने वाली है, इसकी कॉन्सेप्ट वीडियो, वो भी आपको देखनी पड़ेगी। उस वीडियो में मैं क्या कराऊंगा, मैं उस वीडियो में थोड़ा सा प्रूव करके दिखाऊंगा कि तीनों के तीनों लॉज एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड है, हाउ कैन यू डिराइव वन लॉ फ्रॉम द अदर। दूसरी बात, मैं आपको कंजर्वेशन मोमेंटम के कुछ और अच्छे एग्जांपल्स दिखाऊंगा वहां पे करके। ठीक है, तीसरा मैं आपको कोलिजन के बारे में थोड़ा सा हल्का सा बता दूंगा, बाकी तो मैं जब वर्क एनर्जी पावर पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा तो बता ही दूंगा इसके अंदर भी। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा वो है फ्री बॉडी डायग्राम, हाउ टू अप्लाई फोर्सेस, तो उसका हम लोग यहाँ पे काम करने वाले हैं। बेसिकली हम लोग एडिशन ऑफ फोर्सेस वगैरह के बारे में थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे, जो काफ़ी हद तक आपको यूजफुल लगेगा और आगे चल के क्या इस साल भी आपके काफ़ी काम आने वाले क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिमेनिंग टॉपिक के साथ।